ये देखिए दोस्तों का जबरदस्त कोट है कि डोंट अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। जी हाँ, ये खासकर उनके लिए है जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में है और वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या जॉब के साथ हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आप दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकते हो, मगर सवाल ये आता है कि कैसे। सवाल क्या आता है कि कैसे करोगे, क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो फिर आपका जो आधा माइंड है वो उधर रहता है और फिर आप पढ़ाई जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हो। उसमें ये भी सवाल आता है कि 4 घंटे में 5 घंटे में पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन 4 या 5 घंटे में से जब आप जॉब कर रहे हो तो 4 या 5 घंटे जब आप पढ़ाई को दे रहे हो तो उसमें से इफेक्टिवली आप कितना टाइम दे पा रहे हो। क्योंकि बीच में अगर बॉस का फ़ोन आ जाता है कि ये करना है, बीच में किसी का फ़ोन आ जाता है कि ये हुआ नहीं है, तो फिर आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया। कल मैंने आज का जो प्रोजेक्ट है कल किया या नहीं, या फिर कल अगर नहीं करके जाऊंगा या जाऊंगी तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। तो फिर पढ़ाई को आप इफेक्टिव टाइम कितना दे पाओगे। तो इसीलिए खासकर उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं बिना जॉब के पढ़ाई करना, और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो फिर अगर जॉब छोड़कर वो पढ़ाई कर सकते हैं। मैं सारी कंडीशंस के बाद बोल रहा हूँ कि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन पूरी फैमिली की किस तरीके की है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उन्हें करना ही पड़ता है, जॉब करना ही पड़ता है। लेकिन जिनके पास ऑप्शन है तो फिर उनके लिए यहाँ पर डोंट अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। अगर आप ये सोचते रहोगे कि नहीं यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, नहीं छोड़ना है, तो फिर अच्छे में ही फंसते रह जाओगे, ग्रेट कभी नहीं बन पाओगे, ग्रेट कभी अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप यहाँ पर अगर आप छोड़ सकते हो, पूरा ध्यान आप फोकस लगा सकते हो, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम ये ऐसे नहीं है कि आप खाते पीते कर लोगे, है ना। इसमें काफ़ी डेडिकेशन लगता है, इसमें काफ़ी समर्पण लगता है पूरी तरीके से आपका, और वो चीज़ यहाँ पर ज़रूरी होती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, डोंट अफ्रेड टू गिव द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। और ये जो कोट है मेरी पर्सनल फेवरेट है, इवन बिफोर दी स्कैम 1992 में कोट जो है इसका जिक्र किया गया है, लेकिन उससे पहले ही मेरी जो कोट है काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। इसीलिए मैं कभी एक चीज़ पर स्टिक नहीं रहा हूँ। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को ये होता है कि ये क्यों छोड़ दिया, फिर यहाँ से ये क्यों छोड़ दिया, ये क्यों छोड़ दिया। क्योंकि एक जगह पे स्टिक रहना ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन ग्रेड की तरफ जाना है तो हम यहाँ पर गिव अप करना ही पड़ेगा। जो अच्छी चीज़ है उसको गिव अप करना पड़ेगा, तब हम ग्रेड की तरफ पहुँच सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए ये कोट, जब आप साइमल्टेनियसली कोई और चीज़ एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ कोई और चीज़ कर रहे हो तो आज हम यहाँ पर 27 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। आप MM एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स अभी खत्म हो जाएगा, एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स भी खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो ज्योग्राफी का कोर्स है वो चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि जो इकोनॉमी है उसका कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट आने वाला है। मतलब GS पेपर 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं, और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, जहाँ पर आपको बाकी कोई सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो पुराने जितने भी वीडियोस अवेलेबल है और नए जितने भी वीडियोस आने वाले हैं आप सभी देख सकते हो। और ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ये कोई एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो प्राइजेस है वो देखकर ऐसा लगता है कि सर कहीं एक सब्जेक्ट के लिए तो नहीं है, क्योंकि इतने कम प्राइजेस आप पूरे सब्जेक्ट के लिए कैसे रख सकते हो। तो कोई एक सब्जेक्ट के लिए तो नहीं है, तो जी नहीं, ये जो प्लान है ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। जितने भी वीडियोस, जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है सभी के लिए है, वन टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान है, और यहाँ पर आप एक बार ले लोगे तो जितने भी वीडियोस है उसको एंजॉय कर पाओगे। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। PDF वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आप फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर PDF जो है न्यूज़पेपर की, हमारे इस PPT की, उसी के साथ साथ जो कौन बनेगा है सीरीज़ जो MM एकेडमी ऐप पर आता है उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो फॉलो ज़रूर कीजिए। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये कंट्री जो है, ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। काफ़ी न्यूज़ में भी थी, तो करंट पर्सपेक्टिव से भी जो चीज़ें न्यूज़ में थी वो भी आप लिखिए। आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। सर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि
अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं आपने, तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटीज पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहे हैं, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें कई आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हो, प्लाज्मा थेरेपी डिबेट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ नेक्स्ट इन फ्यूचर रिलायंस एंड अमेजॉन, तो ये भी एक मसला चल रहा है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे एडिटोरियल्स है जो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। ये वाला एक जो है ट्रस्ट इन कंपटीशन, तो ये एडिटोरियल के जरिए, हालांकि हमने देखा हुआ है गूगल वगैरह जो यहाँ पर चल रहा है कंपटीशन आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, मर्जर ये सब करके हमने आर्टिकल्स देखे हुए हैं, लेकिन इसके जरिए मैं आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ जो अलग अलग मार्केट्स होते हैं, जैसे कि मोनोपोली क्या होती है ना, प्रॉपर कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है ना, तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है आपको सीधा एग्जाम में आ सकती है, तो ये यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ यहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी उसके बारे में बात की जा रही है। 2+2 डायलॉग हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है 2+2 डायलॉग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, है ना। ये मूवमेंट के बारे में बात की जा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक आर्टिकल जो है वो कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जब हम प्लाज्मा थेरापी के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा डिबेट के बारे में बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, तो देखिए हमारे जीएस पेपर 3 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कंट्री के लार्जेस्ट ट्रायल के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा प्लाज्मा बैंक जो है वो बनाया जा रहा था। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देखो, काफ़ी ऐसे बोला जा रहा है कि आप प्लाज्मा जो है वो आप प्रोवाइड कीजिए, प्लाज्मा जो है वो डोनेट कीजिए अगर आप कोविड रिकवर्ड है तो, है ना, जिससे कि हम दूसरों की जान जो है वो बचा सकें। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उन्होंने यहाँ पर कंसिडर किया है कि जो नेशनल गाइडलाइंस में प्लाज्मा डोनेशन की बात की जा रही है उसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये आपके लिए एक सवाल है जो कि केबीसी में पूछा गया था। अब अगर आप टेलीग्राम पर MM एकेडमी ऑफिशियल जो चैनल है उस पर फॉलो करते हो तो उस पर कई सारे आपको MCQs क्विज जो है वो देखने को मिलेंगे। क्विज अगर आपको फॉलो करना है तो MM एकेडमी ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल नाम का ही MM एकेडमी ऑफिशियल ये नाम का चैनल है टेलीग्राम पर। उस पर जो क्विजेस है वो आपको देखने को मिलते हैं, रोज़ उस पर अपलोड कर दिए जाते हैं। कौन बने करोड़पति के भी जो क्वेश्चन है वो भी उस पर आते हैं, तो इसलिए आप वो फॉलो कीजिए जिससे कि आप क्विजेस अच्छी तरीके से ये कर सको। तो यहाँ पर क्या है कि आयतन के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है, मतलब हमारा जो ब्लड होता है उसमें बाय वॉल्यूम सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्लाज्मा होता है, लाल रक्त कणिका होता है, श्वेत रक्त कणिका है या फिर प्लेटलेट्स है। तो ये आप अभी क्या कीजिए, अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका जवाब है वो लिखिए, क्योंकि आगे की नेक्स्ट स्लाइड में ही आपको इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर पॉज करके अभी लिख लिया होगा। चलिए यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं ब्लड के बारे में। तो ये हो गया हमारा ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। हमारा जो ब्लड होता है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें हमें रेड ब्लड सेल RBC देखने को मिलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ प्लाज्मा जो है ये देखने को मिलता है। ये आप देखोगे तो ये है प्लाज्मा, यहाँ पर WBC और प्लेटलेट्स है, और यहाँ पर ये अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा ये है RBC। अब इसमें कैसा है कि प्लेटलेट्स आपको अगर पता होगा तो डेंगू अगर होता है तो डेंगू होने के बाद आपको बहुत तेज़ बुखार आता है, और जैसा मुझे हुआ था इसलिए मुझे उसके बारे में अच्छी तरीके से पता है। डेंगू होने के बाद आपको तेज़ बुखार आता है,
मतलब 5-6 दिनों तक मुझे 102-103 डिग्री टेम्परेचर जो है या उससे भी ज़्यादा रहा था कंटिन्यूसली, मतलब उतरता ही नहीं है। और फिर उसके बाद जो टेस्टिंग है वो मैंने किया, उसके बाद प्लेटलेट जो है मेरे 1.5 लाख के आसपास कुछ देखने को मिले थे, 1.5 लाख के आसपास। और फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था क्योंकि पता चला कि अब मुझे डेंगू जो है वो हुआ है। तो फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज किया गया। फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि देखो इसकी कोई दवाई तो है नहीं, प्लेटलेट्स कम होंगे और फिर हम उसको सिर्फ मॉनिटर करेंगे, प्लेटलेट्स कितने कम होते हैं हम ये कोशिश करेंगे प्लेटलेट्स ज़्यादा कम ना हो। प्लेटलेट्स क्या होता है कि अगर आपके 20,000 या फिर 15,000 से नीचे चल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाती है, मतलब इवन डेथ हो जाती है। जैसे डेंगू से काफ़ी ज़्यादा डेथ जो हमें देखने को मिलती है वो इनफैक्ट जो प्लेटलेट्स है वो कम होने की वजह से होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने तो ये बता दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि खून जो है वो चढ़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन उसमें भी काफ़ी रिस्क होती है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। उसके बाद फिर मैंने नेट पे सर्च किया कि इसका क्या सोल्यूशन है, तो उसमें बोला गया कि आप ज़्यादा फ्लूइड जो है वो कंज्यूम कीजिए। उसके बाद जो फ्रूट्स होते हैं, जो अलग अलग फ्रूट्स हैं जैसे कि जो कीवी होता है वो खाना। तो इस तरीके से जो भी अलग अलग चीज़ें थी वो मैंने नेट पर सर्च की और वो मैंने इतना खाया कि मेरा मतलब अच्छा खासा मेंटेन रहा था, इतना ज़्यादा कम जो है प्लेटलेट्स नहीं हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लेटलेट्स हमें देखने को मिलते हैं, वाइट ब्लड सेल हमें देखने को मिलते हैं और फिर रेड ब्लड सेल होते हैं प्लाज्मा मतलब इसमें वाटर, आयंस, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और अगर आप बाय वॉल्यूम देखो, जो यहाँ पर क्वेश्चन जो एक्चुअल में पूछा गया था बाय वॉल्यूम सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लाज्मा जो 55% ऑफ द टोटल ब्लड प्लाज्मा होता है। और बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी तो कम ही रहेंगे ना, 55% अगर प्लाज्मा है तो बाकी जो बचे हुए 45% है उसमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लाज्मा जो है वो इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो कैसे हम अगर न्यूज़ में करंट अफेयर में प्रॉपर तरीके से रहे तो हम केबीसी जो है उसके भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ऐसे ही क्वेश्चन, क्योंकि केबीसी की लेवल जो है क्वेश्चंस की काफ़ी अच्छी होती है जब हम हायर इस पर जाते हैं तो वही हमें अलग अलग स्टेट पीएससी या फिर जो यूपीएससी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, क्या रहा है, देखिए इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। तो क्या होता है प्लाज्मा में, खासकर जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश को अगर टेररिस्ट से बचाना है, अगर हमारे देश में टेररिस्ट घुस जाते हैं तो उसके लिए हमें सोल्जर्स देखने को मिलते हैं हमारे, है ना। वैसे ही हमारे शरीर में भी हमारी पर्सनल आर्मी होती है, पर्सनल सोल्जर्स होते हैं। वो कब होते हैं, कोई भी हमारी बीमारी से बचाने के लिए। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर कोविड जो है अगर अफेक्ट कर देता है बॉडी को, तो हमारी बॉडी जो है अपने आप उससे लड़ने के लिए, कोविड से लड़ने के लिए एक पर्सनल आर्मी क्रिएट करती है जिससे कि वो वायरस से लड़ सके। और फिर वो जो आर्मी है वो उस वायरस से लड़कर वायरस को भगा देती है और हम रिकवर्ड हो जाते हैं। अब ये जो आर्मी हमारे शरीर में बनी हुई है इसको मारने के लिए, तो ये जैसे इसको मार के भगा देती है वैसे ये फिर से चली नहीं जाती है, ये हमारे शरीर में रहती है, जिससे कि अगर फिर से कोविड हमको अफेक्ट करता है तो ये आर्मी तैयार है, फिर उसको इन्फेक्ट भी नहीं करने देगी, हमारे शरीर को इन्फेक्ट भी नहीं करने देगी जो पहले इन्फेक्ट हुआ था। तो ये जो पर्सनल आर्मी होती है हमारे शरीर में, इसी एंटीबॉडीज़ जो है कहा जाता है। अब ये एंटीबॉडीज़ जो है ये हमारे शरीर में, अब जैसे डेंगू हुआ है तो डेंगू के लिए लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है वो ज़िंदगी भर रहता है। तो अगर फिर से डेंगू अफेक्ट करना चाहे तो वो नहीं करता है, ऐसा WHO की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। WHO की वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है। उसी के साथ मेजल्स अगर आप देखोगे उसके लिए भी आपको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है। लेकिन कोई कोई बीमारियाँ ऐसी होती है जिसमें एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती है लेकिन फिर वो कुछ वक्त के लिए रहती है, बाद में फिर डिसॉल्व हो जाती है। बाद में अगर फिर से वो वायरस इन्फेक्ट हो तो हमको इन्फेक्ट हो जाते हैं, फिर से एंटीबॉडीज़ जो है बनती है। तो ये होता है कोविड के मामले में, ऐसा ही बोला जा रहा है कि आपको 6 महीने की 7 महीने की इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन जैसे आपकी एंटीबॉडीज़ खत्म हो जाएगी वैसे फिर से कोविड जो है आपको इन्फेक्ट कर सकता है। 6-7 महीने भी नहीं, उससे भी कम हो सकता है। तो जैसे आपकी एंटीबॉडीज़ फेड हो जाएगी आपको फिर से कोविड हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन जो इंसान अभी अभी रिकवर्ड हुआ है उसके ब्लड में हमें एंटीबॉडीज़ जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो फर्ज कीजिए कि ये एंटीबॉडीज जो डेवलप हुई है, जो आर्मी एक इंसान के शरीर में डेवलप हुई है, अगर इस आर्मी को निकालकर हम किसी और इंसान के शरीर में डाल दें जो कोविड से जूझ रहा है, तो फिर क्योंकि इस इंसान का शरीर जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वायरस के अगेंस्ट में आर्मी बना सके, आर्मी डेवलप कर सके, तो दूसरे इंसान की आर्मी को हम इसके शरीर में डाल दे। तो यही यहाँ पर प्लाज्मा थेरापी के इसमें किया जा रहा है, प्लाज्मा डोनेशन जो है उसमें किया जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ICMR की स्टडी ने फाउंड किया है कि जो प्लाज्मा है was not associated with the reduction in the progression of severe यहाँ पर कोविड-19, मतलब जिसके इसमें सीवियरली जो इन्फेक्ट हो रहा है कोविड से, उसमें यहाँ पर इतना ज़्यादा रिडक्शन या फिर इतनी जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रही है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी जगहों पर ये जो प्लेसिड है ये काफ़ी जगहों पर ये दिया जा रहा है, मतलब प्लाज्मा डोनेशन काफ़ी जगहों पर किया जा रहा है।
इसने 464 एडल्ट्स को रिकवर्ड किया, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। उसी के साथ ये मॉडरेट लेवल पर हमें देखने को मिले थे, ठीक है, मॉडरेट लेवल पर, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं थे, ज़्यादा सीवियर नहीं थे। जो सीवियर है उसमें काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाइना में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी जगहों पर हमें देखने को मिला है जहाँ पर इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, मतलब इतना इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिला है। बाकी भी कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे प्लाज्मा डोनेशन से इतना इम्पैक्ट, इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस है, क्वेश्चनेबल यहाँ पर प्रैक्टिसेस जो है, जैसे कि यहाँ पर डोनर जो है उसको बुलाना सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे सोशल मीडिया पर आप डाल दो कि हमें यहाँ पर प्लाज्मा डोनर चाहिए, कोई आने को तैयार है क्या। जो यहाँ पर प्लाज्मा है उसका अगर आप ब्लैक मार्केट में सेल करो तो फिर ये कोई सही चीज़ है क्या, नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ये सेफ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जब यहाँ पर हम रेगुलेशंस के थ्रू करते हैं, लेकिन रेगुलेशन अगर पाले ही नहीं जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए इस पर क्वेश्चन जो है वो खड़े हो रहे हैं। जो प्लाज्मा डोनेशन, एक तो सीवियर जो केसेस उस पर हो नहीं रहा है, बाकी इसमें ब्लैक मार्केटिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आ रही है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए ये नया वायरस है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मतलब एंटीबॉडीज कितने दिनों के लिए होती है वो भी नहीं पता है। एंड अराउंड द वर्ल्ड एविडेंस यहाँ पर स्टिल यहाँ पर इमर्जिंग है टू द बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर रामदेसिविर है, ये यहाँ पर सैंक्शन किया गया था, है ना, कि हम यहाँ पर दे सकते हैं कोविड के, लेकिन बाद में पता चला कि भैया इसका कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। समझ में आ गया आपको अब क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा डोनेशन क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है कि फ्यूचर रिलायंस वर्सेस अमेजॉन, ये क्या चल रहा है। देखिए अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो इसमें आपको पता होगा कि फ्यूचर रिलायंस में जो डील हुई थी उसके वजह से अमेजॉन जो उसको चूल हो गई। फिर उसके बाद अमेजॉन जो है उसने यहाँ पर शिकायत कर दी, शिकायत भी की कहाँ पर, ट्रिब्यूनल जो है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर SIAC यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो अमेजॉन है उसको यहाँ पर काफ़ी अच्छी राहत मिली, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिलायंस फ्यूचर जो है वो कुछ सुन नहीं रहे हैं, भैया हमको कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा मसला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अगस्त में क्या हुआ था, जो फ्यूचर ग्रुप है वो एक अग्रीमेंट में गया रिलायंस रिटेल के साथ, ठीक है, जो एक सब्सिडरी ऑफ अम्ब्रेला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। अब इसमें क्या है कि जो रिटेल है, होलसेल है, लॉजिस्टिक है, वेयर हाउसिंग है, ये सब यहाँ पर रिलायंस जो है उसको मिल जाएगा, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप मतलब आप समझ लीजिए जो बिग बाज़ार है ना, बिग बाज़ार की जो चेन है, फूड सप्लाई यूनिट्स है, ये सब अब किसको मिलेगा, तो ये सब मिलेगा रिलायंस को, जिससे कि वो अब यहाँ पर पूरा मार्केट जो है कैप्चर कर सके, पूरा मार्केट जो है वो ले सके। अब यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूचर ग्रुप जो है, जो मतलब बिग बाज़ार वाला है, जो रिलायंस के साथ अभी इसमें गया है कि हम तुमको सब देने के लिए तैयार है, वो काफ़ी इमेंस प्रेशर में था लेंडर्स के द्वारा, क्योंकि देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा उसको लॉस हो रहा था। उसी के साथ साथ जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें और उसका बिजनेस नहीं हो रहा था, तो काफ़ी उसने शेयर जो है बेचे भी थे, है ना। उसी के साथ उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, काफ़ी प्रेशर में था, इसलिए उसने भैया बोला कि नहीं रिलायंस जो है वो हमको बचा सकता है। रिलायंस ने बोला कि हाँ अच्छा मौका है, चलो ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनकी डील जो है वो अच्छी खासी डील हो गई, भारी भरकम इसमें डील हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि लास्ट ईयर जो फ्यूचर रिटेल ग्रुप है उसने एक दूसरी डील भी साइन की थी ई कॉमर्स जायंट अमेजॉन के साथ। ये डील के पार्ट में क्या था, अमेजॉन ने 49% स्टेक जो है फ्यूचर कूपन्स में ये यहाँ पर ले लिए थे, ठीक है, जिसका वर्थ 2000 करोड़ के आसपास जो है वो देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ऑलरेडी अमेजॉन जो है वो भी एक ऑनलाइन मार्केट है ना। अब अमेजॉन के साथ जब फ्यूचर ग्रुप ने ऑलरेडी यहाँ पर डील की हुई है, तो फिर फ्यूचर ग्रुप जो है वो रिलायंस के साथ सेम सेगमेंट में कैसे डील कर सकता है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गया कि भैया ये इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चल रही है ना। और उसी के साथ यहाँ पर अमेजॉन ने क्या बोला है, अमेजॉन ने बोला है कि ये राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल पैक जो है उसका वायलेशन हो रहा है, ये जो क्लॉज यहाँ पर है इसका वायलेशन हो रहा है। अब आपको ये लगेगा राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल पैक जो है ये बेसिकली होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने स्कैम 1992 अगर देखा हुआ है, हर्षद मेहता का अगर देखा है सोनी लिव ऐप पर, तो फिर उसमें हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर एक सीन है। इसमें क्या होता है, हर्षद मेहता जो है इसका बहुत अच्छा एक मतलब पूरा खुल जाते हैं, तकदीर खुल जाती है, बहुत पैसा जो है वो आना शुरू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये एक ज़बरदस्त इंपोर्टेड कार देखने के लिए आता है, ठीक है। अब ये जब कार देखने के लिए आता है तो ये बोलता है हर्षद मेहता इसको कार वाले को कि भैया ज़बरदस्त वाली कार दिखाओ। तो ये बोलता है राजा की कार है। तो बोलते हैं अपना टाइम चल रहा है, राजा जो है उसकी कार तो क्या उसका पूरा महल हम खरीद सकते हैं, कोई इंपोर्टेड में बताओ। तो
तो ये बोलता है लेक्सस कार जो है वो आने वाली है। लेक्सस कार मतलब उस टाइम की सबसे लग्जूरियस कार में माना जाता था, सबसे हाई प्रोफाइल कार में उसको माना जाता था। तो जो लेक्सस है वो आने वाली है, मगर ये ऑलरेडी जो अजय केडिया है, एजी है, उसने यहाँ पर ली हुई है, मतलब उसकी कंपनी ने ऑलरेडी बुक की हुई है, तो उसके पास वो जाने वाली है। अब इसका और इसका, क्योंकि जब इसका बुरा वक्त था तो फिर इसने उसको बहुत नीचा दिखाया था, तो इसलिए ये हर्षद मेहता जो है पहले से ही एजी से चिढ़ता था। ठीक है, AK है कि एजी है, AK है, ठीक है, केडिया है, तो AK से पहले से ही चिढ़ता था। अब क्या हुआ, फिर इसने बोला कि भाई बता मेरे को कि उसने खरीदी कितने में, डील कितने में है। तो इसने बोला कि वो 45 लाख्स की है। ठीक है, 45 लाख्स उस टाइम पे, तो आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके अभी देख लीजिए आप कितने की होगी। ठीक है, 45 लाख। अब 45 लाख की है, तो इसने बोला कि भैया तुमने कोई ज़बान वबान दी है क्या? बोले मतलब कोई ये दिया है क्या, एडवांस दिया है क्या? एडवांस नहीं बोले, मैंने ज़बान दी है। ठीक है, एडवांस लिया नहीं है लेकिन ज़बान दी है। तो फिर इसके बाद होता क्या है कि ये इसको बोलता है मैं 55 लाख रुपीज़ दूंगा, तो मेरे घर पे आप गाड़ी भेज देना, 45 लाख गाड़ी के और 10 लाख तुम्हारी ज़बान के। ठीक है, तो ये इनमें डील जो है वो हो जाती है। तो अब आप बोलोगे ये जो सीन है मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही सीन में हमें जो ये जो है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल पैक्ट ये देखने को मिल रहा है। देखिए अब होना क्या चाहिए था। ठीक है, होना क्या चाहिए, अब समझ लीजिए कि इन दोनों ने डील की थी, है ना, इन दोनों ने डील की थी कि लेक्सस मुझे चाहिए कितने में, 45 लाख्स में, और इन्होंने ये जो डील है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल पैक्ट, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल पैक्ट, ये भी साइन किया हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसे सिनारियों में क्या होगा कि अगर इसकी डील किसी और के साथ हो रही है और इसने यहाँ पर 55 लाख रुपीस बता दिए हैं, तो ये डायरेक्ट डील नहीं कर सकता है। ये जो इंसान है डायरेक्ट उसके साथ डील नहीं कर सकता है। इसको पहले उसको बताना पड़ेगा कि देखो भैया ऐसा है कि मेरे को एक इंसान जो है 55 लाख रुपीज़ जो है वो बोल रहा है, तो आपको क्या करना है। तो ये बोलेगा हाँ ठीक है मैं तुमको 56 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ, तो तुम वो डील जो है वो ख़त्म कर दो। ठीक है, फिर ये इसके साथ डील जो है वो नहीं करेगा। मतलब बेसिकली क्या है कि इसने यहाँ पर रिफ्यूज़ करना चाहिए, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल, है ना। यहाँ पर जिसके साथ पहले डील हुई है उसको यहाँ पर एक बार तुमको बताना पड़ेगा, इसने रिफ्यूज़ करना चाहिए उस डील के लिए, तब जाकर आप किसी और के साथ डील जो है वो फाइनलाइज कर सकते हो। बिना इसको बताए आप डील नहीं कर सकते हो। समझ में आया, ये है। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था, यहाँ पर समझ लीजिए अमेजॉन है, यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप है और यहाँ पर है रिलायंस। अब अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में ऑलरेडी डील हुई है ना। अब फ्यूचर ग्रुप के साथ जब रिलायंस की डील हो रही थी तो फ्यूचर ग्रुप ने पहले अमेजॉन को बोलना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये हुआ है करके, लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर अमेजॉन ने बोला है कि इसने वायलेशन जो है वो किया है राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल पैक्ट का। समझ में आ गया आपको यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर अमेजॉन जो उसने SIAC को अप्रोच क्यों किया, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रिंग द आर्बिट्रेशन अप्लीकेबल रूल जो है सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डिसाइड किए जाते हैं एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में। मतलब यहाँ पर अमेजॉन है, यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप है, दोनों ने यहाँ पर डिसाइड किया होगा कि हमारे बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम यहाँ पर जाएंगे। तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट में लिखा होता है दोनों पार्टीज के बीच में, वो आर्बिट्रेशन की सीट में उनका जो मसला है, उनका जो केस है वो जाता है। फर्ज कीजिए यहाँ पर एक दो भाई है, ठीक है, अब इनका झगड़ा हुआ तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे बीच में अगर झगड़ा होता है तो हम मम्मी के पास जाएंगे, पापा के पास नहीं जाएंगे। तो ये किसके पास जाएंगे, फिर मम्मी के पास ही जाएंगे, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर पहले से अग्रीमेंट होता है। इसमें अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप जो है उन्होंने यहाँ पर अग्रीमेंट में अग्री किया था कि वो डिस्प्यूट जो है SIAC के पास जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो कहाँ पे गया मसला, SIAC में गया, सिंपल है। अब यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो लाया गया। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि एक बार अगर डिस्प्यूट रेफर किया जाता है आर्बिट्रेशन को, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अपॉइंटमेंट जो है वो देखने को मिलती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, और इसमें कुछ वक्त लग जाता है। टिपिकली 3 मेंबर ट्रिब्यूनल हमें देखने को मिलती है। दोनों ही पार्टीज जो है एक एक मेंबर वो अपॉइंट करते हैं, और फिर उसके बाद 3rd मेंबर जो है वो ज्वाइंटली अपॉइंट किया जाता है बाय नॉमिनीज। ओके, लेकिन अगर फेल हो जाता है तो SIAC के द्वारा ही उनको नॉमिनेट किया जाता है। अब आप देखोगे इतना इसके तरफ से, मतलब फ्लिपकार्ट अपना अमेजॉन की तरफ से एक आएगा, फ्यूचर ग्रुप की तरफ से एक आएगा, फिर नॉमिनेट करेंगे, इसमें काफ़ी वक्त चला जाएगा, है ना। लेकिन अंडर द रूल ऑफ SIAC पार्टीज जो है वो यहाँ पर जा सकते हैं टू अपॉइंट इमरजेंसी आर्बिट्रर। आर्बिट्रर मतलब क्या है, मांडवली करने वाला। ठीक है, आर्बिट्रर के बाद इमरजेंसी कि भाई इंटरिम लीव जो हमको दिया जाए। यहाँ पर देखो ये फ्यूचर ग्रुप ज़्यादा ही फ्यूचर में जा रहा है, उसको प्रेजेंट में लेके आओ, प्रेजेंट में बताओ कि भैया तेरी डील मेरे साथ है, अमेजॉन ऐसा बोल रहा है, तो इमरजेंसी यहाँ पर आर्बिट्रेट जो है हमको चाहिए, तो उसका प्रावधान यहाँ पर लाया जा सकता है। अब यहाँ पर इंडिया जो है क्या उसको सुनना ज़रूरी है, इंडिया की जो कंपनी क्या उस पर बाध्य है सुनना ज़रूरी है। टिपिकली पार्टी जो है वॉलंटरी कंप्लाई होती है,
वॉलंटरली मतलब क्या, उनके मन के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि उन पर मैंडेटरी होता है, अगर नहीं करेंगे तो उन पर बहुत बड़ा ये आ जाएगा, है ना। जो इमरजेंसी अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इमरजेंसी अवार्ड में जो अमेजॉन है उसको रिलीफ दिया गया, उसको या उसके फेवर में बताया गया है, तो फिर इस कंप्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। और अंबानी अगर सुने तो फिर बहुत ही बड़ी बात हो गई यार। हाउएवर अगर पार्टी जो है कंप्लाई नहीं करते हैं वॉलंटरीली, तो फिर पार्टी जो है जो जीता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर अमेजॉन है, फ्यूचर ग्रुप है, और यहाँ पर अपना अंबानी का है, कौन सा है, रिलायंस है। तो अब कैसा है कि यहाँ पर जो अमेजॉन है वो जीत गया है ना। तो अगर ये दोनों कंप्लाई ना करे तो फिर ये क्या कर सकता है, ये हाई कोर्ट जो है इंडिया का, वहाँ पर जा सकता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, जिससे कि सिमिलर रिलीफ जो है वो ग्रांट किया जाए इमरजेंसी आर्बिट्रे को। क्लियर है। अब यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप जो चैलेंज कर सकता है क्या, फ्यूचर ग्रुप जो है उसके तो अगेंस्ट में निर्णय लगा है, तो वो क्या चैलेंज कर सकता है, फ्यूचर ग्रुप जो चैलेंज नहीं कर सकता है जो ऑर्डर इमरजेंसी आर्बिटर के द्वारा पास किया गया इंडिया में। लेकिन अगर अमेजॉन ने यहाँ पर चैलेंज किया इंडिया में सेक्शन 9 के अंडर में, ठीक है, सेक्शन 9 जो है उसके अंडर में, तो फिर यहाँ पर क्या है, जो पिटिशन फाइल की गई है उसमें फ्यूचर ग्रुप जो है वो अपने ऑब्जेक्शंस रख सकता है कि क्यों यहाँ पर जो रिलीफ है वो इसमें प्रॉब्लम्स आए हैं, क्यों यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए, मतलब अपना जो पक्ष है वो रख सकता है। तो अब आपको क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने के लिए, ठीक है। ट्रिब्यूनल जो है वो क्या होते हैं, फिर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या है, कैसा है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना, अकॉर्डिंग 2019 एनुअल रिपोर्ट, तो इंडिया जो है वो टॉप यूज़र रहा है आर्बिट्रेशन सीट का। 485 केसेस जो हमें रेफर किए गए SIAC को, उसके बाद फिलीपींस में, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इंडिया का अगर हम देखें, खुद का भी एक ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जो मुंबई में हमें देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गया पूरा पिक्चर आपका। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक आर्टिकल की, जो कि बात कर रहे हैं ट्रस्ट इन कंपटीशन, GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर पूरे गूगल के बारे में बात की जा रही है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हम थोड़ा इंडिया पर आते हैं, ठीक है, इंडियन पर्सपेक्टिव से जो UPSC में, बाकी स्टेट PSC में एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाए वो हम देखते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत। अब इसमें क्या होता है, जो भी यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो भी कंपटीशन को हनन, उसमें प्रॉब्लम, अड़थड़ा लाने की कोशिश करता है, उसके लिए कार्यवाही होती है। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, ठीक है, ये रिपेल किया गया और रिप्लेस किया गया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से, ठीक है, राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। तो ये कमेटी के नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें क्या है कि भैया आप प्रॉपर तरीके से कंपटीशन जो है वो रखो। कंपटीशन एक्ट अगर हम देखते हैं, पास किया गया 2002 में, अमेंड किया गया 2007 में, ठीक है, और ये प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। मतलब यहाँ पर अगर कोई मोनोपोली बनाने की क्रिएट करे, जैसे कि जो जियो है वो आने के बाद उसने सबको फ्री में बांटना शुरू कर दिया था, तो एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा था, है ना, वो ना हो। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश किए गए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल है वो जो भी मसले आते हैं वो यहाँ पर सुनता है। कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो इसमें एक चेयरमैन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब निर्णय जो है वो भी यहाँ पर दे सकती है। चेयरमैन और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो एबिलिटी, इंटीग्रिटी, है ना, ये सब मतलब उनको नॉलेज प्रॉपर तरीके का, फाइनेंस का बोलिए, अकाउंटेंसी का बोलिए, रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम अलग अलग मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स भी हायर हो और बायर जो है वो भी हायर हो। मतलब समझ लीजिए कि जो कपड़ों की दुकान होती है ना, लाइन से कपड़ों की दुकान हमें देखने को मिलती है, जो स्ट्रीट होते हैं जहाँ पर लाइन से कपड़ों की दुकान है, वहाँ पर बेचने वाले भी बहुत है और ख़रीदने वाले जो लोग जाते हैं वो भी भीड़ बहुत देखने को मिलती है ना। तो वो क्या हो गया, वो हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओके, जिसमें क्या है, प्रोडक्ट जो है उसके बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। मतलब आपको ये जीन्स पसंद नहीं आती, बाजू वाले की दुकान में चल जाओ, वहाँ जीन्स देख लो, बाजू की दुकान में जाओ, वहाँ चल देख लो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉलेज जो है मार्केट में जो एंटर कर रहे हैं पार्टिसिपेंट, उनका भी बहुत होता है। और सेलर इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। सेलर जो बेचने वाला है वो क्या बोलेगा, भैया 50 500 रुपये का नहीं, ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे 400 रुपये का दे दो, है ना। जो बेचने वाला है वो बोलेगा 400 रुपये, तो फिर तुम ले लो भैया 300 रुपये में ले दो, 300 रुपये में ले दो, 200 रुपये में ले 200। मतलब यहाँ पर क्या, सेलर जो है प्राइस टेकर है कि हाँ भैया दे दो मेरे को, मेकर नहीं है कि नहीं मैं जो बनाऊंगा 1000 रुपये का तो 1000 रुपये रहेगा, ऐसा यहाँ पर नहीं रहता है ना। मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में इसका उल्टा होता है। मोनोपोली में क्या होता है, बायर जो है वो बहुत है लेकिन सेलर जो है वो सिर्फ एक ही है। मतलब समझ लीजिए कि आप कोई हिल स्टेशन पर चले गए और हिल स्टेशन में सिर्फ एक ही दुकान है,
हिल स्टेशन में सिर्फ एक ही दुकान है, ठीक है, एक ही होटल है, तो वहाँ पर अगर पनीर की सब्जी 1,000 रुपये में वो दे रहा है तो फिर आप वहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर कैसा है कि जो सेलर है वो प्राइस मेकर होता है, वो जितने में बेचेगा उतने में ही बेची जाएगी। सेलर यहाँ पर प्राइस टेकर नहीं होता है, मेकर होता है, ठीक है, मोनोपोली में। फिर यहाँ पर नेचुरल मोनोपोली जो है तब आती है जब देर इज एक्सट्रीमली हाई फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे गैस हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, खासकर जो गवर्नमेंट है वही मोनोपोली सेट करती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? मेनी बायर्स एंड सेलर्स बट ईच सेलिंग इज डिफरेंशिएटेड वर्जन ऑफ गुड्स। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बायर्स है वो भी बहुत है, सेलर जो है वो भी बहुत है, लेकिन डिफरेंशिएटेड वर्जन है। मतलब फर्ज कीजिए कि कार, ठीक है, कार है तो हमें यहाँ पर अलग अलग कार देखने को मिल रही है। जीप कंपास जो है वो भी देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कि हाईएस्ट क्वालिटी की, हाईएस्ट ज़बरदस्त है ये है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें क्रेटा देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ जो किया सेल्टोस है वो देखने को मिलती है ना। तो मतलब क्या है, यहाँ पर है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बायर खरीदने वाले भी बहुत है, लेकिन डिफरेंशिएटेड वर्जन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। ये क्या हो गया? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिशन तो है लेकिन अपने अपने सेगमेंट में अपनी अपनी सबकी मोनोपोली है। ओके, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। सेलर इज प्राइस मेकर टू द लेवल, एक लेवल तक वो प्राइस मेकर होता है, ठीक है, ये एक। और फिर आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब क्या है? बायर्स मेनी बट सेलर्स फ्यू विथ इंटेंस कॉम्पिटिशन। क्या है? बायर्स तो बहुत है लेकिन सेलर्स कम है, लेकिन इंटेंस कंपटीशन हमें देखने को मिल रही है। सेलर इज प्राइस मेकर, फिर से यहाँ पर सेलर क्या हो जाएगा? प्राइस मेकर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ओके, क्लियर हो गया पूरा पर्सपेक्टिव। दूसरा आता है मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी क्या है? मोनोप्सोनी ऑफ द बायर, मोनोपोली ऑफ द बायर बट मल्टीपल सेलर प्रेजेंट। मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पर कि जो बायर है उसकी मोनोपोली है और सेलर जो है वो बहुत सारे हैं। एंट्री क्लोज फॉर अदर बायर, दूसरे बायर जो है वो आ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल उनको एंट्री ही नहीं है। जैसे कि फर्ज कीजिए ना कि गवर्नमेंट ने कोई एक ये है, क्या बोलते हैं हम उसको, समझ लीजिए कि कोई बिडिंग चल रही है और बिडिंग में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि जो ऐसी कंपनी जिनका 500 करोड़ से ऊपर ही 10 ईयर टर्नओवर है, उसी के साथ फॉरेन कंपनीज जो है वो कोई भी अलाउड नहीं है, सिर्फ इंडियन कंपनीज रहेगी। तो क्या है, एक या दो जो है वही यहाँ पर रहेगी। मोनोपोली ऑफ द बायर, बायर की मोनोपोली है और सेलर जो है मल्टीपल सेलर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब एग्जाम्पल आप हाइपोथेटिकली समझिए, एग्जाम्पल ये पूरा सूट नहीं हो रहा है लेकिन हाइपोथेटिकली आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। क्लियर है? मतलब समझ लीजिए स्वयंवर टाइप का नहीं होता था क्या, स्वयंवर, तो वो यहाँ पर बायर जो है वो एक ही है लेकिन सेलर जो है बहुत सारे है तो ये ऐसा होता है। तो बायर जो है वो प्राइस मेकर यहाँ पर हो जाता है, बायर होता है प्राइस मेकर, ठीक है, कि भैया मैं इतने में ही खरीदूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर CERC ये हमें देखने को मिल रहा है, बेसिकली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। ये हमें जो हमारा इकोनॉमी सेक्शन है उसमें देखने को मिल रहा है। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, एक रेगुलेटर है ऑफ द पावर सेक्टर ऑफ इंडिया और ये प्रमोट करता है कंपटीशन को, इफिशिएंसी, इकोनॉमी को। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो फंक्शन करता है क्वासी जुडिशियल स्टेटस के साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है इकोनॉमी सेक्शन में। तो आइए थोड़ा न्यूज़पेपर पर भी नजर डाल लेते हैं क्या क्या हमें न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो आप देखो तो क्या आपको 2+2 डायलॉग जो है उसके बारे में देखने को मिला है, जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। उसी के साथ साथ बाकी कोई न्यूज़, स्टबल बर्निंग हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टबल बर्निंग के लिए मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ यार। स्टेबल बर्निंग जो है ना, उसका वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकता है, फार्मर को बेनिफिट कैसे हो सकता है, वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसे स्टेबल बर्निंग का फायदा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कोल ब्लॉक केस, फॉर्मर मिनिस्टर जो है दिलीप रे, उनको 3 साल की जेल हुई है कोल ब्लॉक केस में। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट का देखते हैं तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और बाकी भी अगर हम डिस्कशन देखें उसमें भी कुछ खास नहीं है। बाकी फिर सीधा हमें यहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड न्यूज़ है उसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप देखिए मून जो है वो ज़्यादा फ्रोजन वाटर जो है हेल्ड कर सकता है, हमें ऐसा पता चल रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अब फिर से यहाँ पर मून को एक्सप्लोर करने की जो ये है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारा भी चंद्रयान जो मिशन है वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। तो ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी सेक्शन में जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमें कोविड केसेस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, फेडिंग US स्टिमुलस होप, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 2 व्हीलर्स के लिए कोई फेस्टिव रश जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है।
तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो और ज़्यादा आगे बढ़े, जिससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो है ज़्यादा होगी, कंजम्पशन जो है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी CERC के बारे में ऑलरेडी देखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया है। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। तो MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन मिल जाएगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जो केस स्टडी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखी है। मतलब कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ता हूँ तो आप लोगों के द्वारा जो इतनी क्रिएटिव केस स्टडीज़ लिखी जाती है तो मज़ा आ जाता है पढ़कर। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।